हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्नातक। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका बीए का और बीकॉम का। इसकी वन शॉट वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं और इसका अर्थ क्या है। तो ध्यान रखना है, विदेशी विनिमय दर वह दर होती है जिसमें एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित की जाती है या फिर एक्सचेंज की जाती है। उदाहरण के लिए इंडियन रुपीस को डॉलर में चेंज किया जाए या फिर डॉलर को इंडियन रुपीस में चेंज किया जाए, ये विनिमय दर का एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि लचीली विनिमय दर क्या होती है और किस प्रकार से ये प्रभावित होती है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले आपको देखने को मिलेगा कि विनिमय दर के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विदेशी विनिमय दर और विनिमय दर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि जब भी मैं विनिमय दर की बात कर रहा हूं तो यानी कि एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूं। ठीक है। अब हमें देखने को मिलता है कि विदेशी विनिमय दर में विभिन्न देशों के बीच आयात और निर्यात के पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब किए जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि वहां पर किस चीज के ऊपर प्रधानता दी जाती है? वहां पर प्रधानता दी जाती है जो उनकी करेंसी है उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल, इंडिया यूएस के साथ जब ट्रेड करेगी तो हमारा मुख्य उद्देश्य होगा वो क्या होगा कि हम अपनी करेंसी को डॉलर में एक्सचेंज करना स्टार्ट वहां पर कर देते हैं, क्योंकि डॉलर ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू द आवर करेंसी। हमारी करेंसी से डॉलर ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से हमें ऐसा देखने को मिलता है। दूसरी चीज हमें ये देखने को मिलती है, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि हमारे पास अप्रोक्स 650 बिलियन डॉलर्स के क्या है? रिजर्व्स हैं। ठीक है। तो ये किस चीज में है? डॉलर्स में है। तो कहने का मतलब क्या है? ये भी किस चीज का उदाहरण हो जाएगा? विनिमय का उदाहरण हो जाएगा। किस चीज का उदाहरण हो जाएगा? विनिमय। और विदेशी विनिमय का क्यों हो जाएगा? क्योंकि डॉलर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की करेंसी डॉलर नहीं है, रुपीज है, लेकिन हमने अपने रिजर्व किस चीज में रखे हुए हैं? डॉलर्स में रखे हुए हैं। तो किस चीज का उदाहरण हो जाएगा? ये विनिमय का उदाहरण हो जाएगा। अब विदेशी विनिमय मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज ऑफ करेंसीज, करेंसीज का एक्सचेंज करना क्या कहलाता है? विनिमय दर कहलाता है। ठीक है। अब इसमें आयात और निर्यात भी आ जाते हैं। ठीक है। आयात और निर्यात करेंगे तभी क्या होगी? करेंसी की जरूरत होगी हमको। दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलती है? क्रय विक्रय के बारे में भी जानकारी हमें यहाँ पर पता लगती है। ठीक है। क्रय विक्रय करेंगे तभी करेंसी आपकी एक्सचेंज होती है। दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है? ये उदाहरण विदेशी विनिमय दर का है। साथ साथ हमें देखने को मिलता है, अगर हम जापान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंडोनेशिया के साथ कर रहे हैं, अमेरिका के साथ कर रहे हैं, रशिया के साथ कर रहे हैं, किसी भी देश के साथ जब हम व्यापार करते हैं तो हमें वहां पर विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। इसी की वजह से हमने अपना ये रिजर्व रखा हुआ है, हमने अपना ये रिजर्व वहां पर रखा हुआ है। ठीक है। हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि विदेशी विनिमय के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मैंने, आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें आपको डॉलर देखने को मिल जाएगा, पौंड देखने को मिल जाएगा, युआन देखने को मिल जाएगा। बहुत से देशों की करेंसीज में हम अपने पास रिजर्व रखते हैं और जनरली 90% जो हमारा रिजर्व है वो डॉलर्स में है। ठीक है। साथ साथ आपने ये भी सुना होगा कि जो रिजर्व्स हैं वो हम गोल्ड में भी रखते हैं। ठीक है, गोल्ड में भी रखते हैं, साथ साथ हम डॉलर्स में भी रखते हैं, क्योंकि डॉलर एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्टेबल करेंसियों में से एक है, इसी की वजह से हम ऐसा करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा विनिमय क्या है। विनिमय एक तरीके से फॉरेन करेंसी को होल्ड करना भी विनिमय कहलाता है। और विनिमय दर एक्सचेंज करना, करेंसी को अमेरिका के साथ करना या फिर रशिया के साथ करना, जापान के साथ करना, एक्सचेंज ऑफ करेंसीज। ठीक है। साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि एक डॉलर में हमें कितने रुपीज मिलेंगे, ये दर होती है, दर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक रुपीज की बात कर, जैसे एक डॉलर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो हमें देखने को मिलता है कि अप्रोक्स 83.50 रुपीज यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, इतने रुपीज देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब क्या? ये दर है कि मतलब एक डॉलर में हमें इतने रुपीज मिलेंगे, 83 समथिंग। ठीक है, याद रहेगा। दूसरी चीज हमें देखने को मिलती है कि विदेशी मुद्रा आपूर्ति से तात्पर्य उस मुद्रा की मात्रा से है जिसे विक्रेता एक कीमत पर बेचना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं विक्रेता हूं, मैं ये पेन बेचना चाहता हूं आपको 50 रुपए में। कितने में? 50 रुपए में मैं आपको ये पेन बेचना चाहता हूं। कितने रुपीज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? 50 रुपीज की बात कर रहा हूँ। 50 रुपए में मैं आपको ये पेन बेचना चाहता हूँ। और दूसरे पॉइंट में मैंने क्या लिखा है कि जब हम मांग को बताते हैं, किस चीज की मांग को? मुद्रा की मांग को हम बताते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं इसको 50 में बेचना चाहता हूँ, आप इसे 25 में खरीदना चाहते हैं, क्योंकि मैं विक्रेता हूँ, मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए। और एक तरीके से आपको क्या करनी है? सेविंग करनी है, मतलब आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना। तो आपका एक तरीके से सेविंग का माइंडसेट होगा, सेविंग का माइंडसेट है। वहीं पे जो मेरा माइंडसेट है वो प्रॉफिट मेकिंग का है। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो किस पे खरीदता है? निश्चित कीमत पर खरीदना। किस पे खरीदना? निश्चित कीमत पर खरीदना। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान देनी है? अब यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर
छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। तो पहला ग्राफ आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, इसको मैं एक्स एक्सिस ले सकता हूँ, और इसको यहाँ पर मैं वाई एक्सिस ले लिया। मैंने क्या ले लिया, इसको वाई एक्सिस लिया है। क्या लिया है, वाई एक्सिस लिया है। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक कर्व बना देता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ जोड़ देता हूँ ऐसे करके। और आपने पढ़ा होगा ऐसी वाली कर्व जो स्लोपिंग कर्व होती है, इसको हम आई एस कर्व भी कहते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, आई एस कर्व भी बोल सकते हैं। अब हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देता हूँ, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब भी हम इंक्रीज करते हैं तो हमारी इनकम क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, हमारी इनकम कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी यहाँ पर इनकम कम हो जाएगी। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज जब होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमारी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमारी जो इनकम है उसमें हमें डाउन स्लोपिंग देखने को मिलेगी। जैसे इसको मैं बोल सकता हूँ Q, ठीक है, ये Q1 है। अब हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं, यानी कि क्या, पहले मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज किया, अब मैं इसको घटाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे घटा दिया, तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि मेरी यहाँ पे इनकम जो है वो बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। यानी कि रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है उसके इंक्रीज होने से हमें क्या देखने को मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इंक्रीज होगा तो आपकी इनकम कम होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको इनकम कम होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ। अगर मैं इसको कम कर रहा हूँ तो यहाँ पे इनकम मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ग्राफ की सहायता से भी इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसकी बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि अब ये ध्यान रखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये मैं आपको बड़ी आसान शब्दों में समझाने वाला हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। मतलब एक देश, मान ली फॉर एग्जांपल इंडिया की बात कर लेते हैं कि एक जो कंट्री है इंडिया, इसने पूरे के पूरे साल में कितना खर्चा किया है, ये एक तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आ जाएगा। जैसे कि एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं, इंपोर्ट हो सकते हैं, मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट हो सकता है, इंपोर्ट हो सकता है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो सकता है, इंपोर्ट हो सकता है। कितना ओवरऑल हमने खर्चा किया है, ये सारा का सारा किस चीज में आ जाएगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में। यानी कि पूरा के पूरा रिकॉर्ड रखना, कितना आपने खर्चा किया है, कितना आपने सेविंग की है, और कहाँ कहाँ से आपने इंपोर्ट किया है, इन सारी की सारी चीजों का लेखा जोखा रखना बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। यहाँ पे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कि हमने एक तरीके से अपना एक बजट बनाया है कि जिसमें हम 700 बिलियन खर्च करेंगे। कितना खर्च करेंगे, 700 बिलियन पूरा खर्च करने वाले हैं। ठीक है, और ये कब का है, 1 ईयर का है। ये प्लान हमारा कितने का है, 1 ईयर का है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मान लो ये 2023 से लेकर के 2024 के डेटा की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना पैसा हम खर्च करने वाले हैं। अब ये भी एक तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये सारा का सारा जो पैसा वो टैक्स पेयर का है। कहाँ पे खर्च हो रहा है, कहाँ पे खर्च नहीं हो रहा है, कौन कौन सी चीजों में इसको खर्च किया जा रहा है, तो सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि बीओपी की बात करते हैं, भुगतान शेष की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो भुगतान शेष बीओपी सामान्यतः 1 वर्ष की समय अवधि के दौरान किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी मौद्रिक लेन देन या आर्थिक लेन देन को कहा जाता है। ठीक है, कितना ज्यादा आपने मौद्रिक लेन देन किया है, यानी कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आपने कितना किया है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आपने कितना किया है, सारी की सारी चीजों को रिकॉर्ड रखना एक तरीके से भुगतान शेष का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि बीओपी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, यह लेन देन एक देश के व्यक्तियों, फर्मों तथा सरकार द्वारा किए जा रहे खर्चों के बारे में भी जानकारी हमें उपलब्ध कराता है। कितना खर्च कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना कर रहे हो, डिफेंस पे कितना कर रहे हो, हेल्थ पे कितना कर रहे हो, सर्विसेज पे कितना कर रहे हो, सारा का सारा जो डेटा है ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट किया जाता है। इसी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट है हमारा, वस्तुओं के निर्यात एवं आयात को बीओपी की भाषा में इन्हें तैयार वस्तु कहा जाता है। ठीक है, तैयार वस्तु आप जानते हैं। ठीक है, तैयार वस्तु कहा जाता है, और इंग्लिश में तैयार वस्तु को अपन लोग क्या बोलते हैं, मर्चेंडाइज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक तरीके से मर्चेंडाइज के अंदर आ जाएगा। वहीं पे सर्विसेज की हम बात कर लेंगे तो वो सेवा क्षेत्र का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि मर्चेंडाइज को हम क्या बोलते हैं, दृश्य मदों का व्यापार कहा जाता है। इसको दृश्य मदों का व्यापार यानी कि विजिबल ट्रेड कहते हैं। इसको क्या कहेंगे अपन, विजिबल ट्रेड कहेंगे। वहीं पे सेवाओं के बारे में अगर बात कर लें, सर्विसेज के बारे में अगर बात कर लें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इनविजिबल। इसको हम देख नहीं सकते। मतलब टीचर कोई सर्विस दे रहा है, ठीक है, अब ये एक तरीके से किस में आ जाएगा, इनविजिबल में आ जाएगा। वहीं पे एक तरीके से सामान का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस में आ जाएगा, आपका विजिबल में आ जाएगा। तो ध्यान रखना इनविजिबल क्या है और
विजिबल क्या है, तो सिंपली समटाइम विजिबल और नॉन विजिबल भी बोलेगा तो आपको समझ जाना है किसकी बात कर रहा है, सर्विसेज की बात कर रहा है कि एक तरीके से मर्चेंडाइज की बात कर रहा है। ठीक है, ये हमें समझना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं कि बीओपी शेष खाते के कुछ घटक हैं, जिसमें से पहला आता है आपका चालू खाता। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग, चालू खाता के बारे में बात कर रहे हैं। इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो क्या चालू खाता अपने आप में निवेश इसलिए है, चालू खाता अपने आप में विशेष इसलिए है क्योंकि यह परिसंपत्ति की स्थिति को प्रभावित नहीं करता। यानी परिसंपत्ति कहने का मतलब क्या है, एसेट और लायबिलिटीज को ये प्रभावित नहीं करता। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी को प्रभावित नहीं करता, यानी कि परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित नहीं करता, और साथ साथ इसमें किसी भी प्रकार का वायदा भी नहीं किया जाता। इसी को हम क्या बोलते हैं, चालू खाता बोलते हैं। इसमें वस्तुओं का निर्यात और आयात होता है और सेवाओं का भी आयात और निर्यात किया जाता है। इसको हम चालू खाता कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉमिस नहीं किया जाता, इसमें ऑन द स्पॉट पेमेंट होती है। मान लीजिए आपने यूएसए के साथ एग्जाम्पल समझते हैं, आपने यूएसए से कुछ इंपोर्ट किया है। ठीक है, मान लीजिए आपने 20 मिलियन का कुछ इंपोर्ट यहाँ से कर लिया। 20 मिलियन का इंपोर्ट अगर आपने किया है तो आपने क्या किया, पेमेंट करी है। क्या करी है, पेमेंट कर दी है तुरंत। इसमें किसी भी प्रकार का आपने क्या नहीं किया है, इसमें क्या नहीं देखने को मिल रहा है हमें, प्रॉमिस कि हम 3 महीने 4 महीने बाद आपको पेमेंट नहीं करेंगे। हमने सामान मंगाया और तुरंत आपको क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा किस चीज का पार्ट आ जाएगा, चालू खाते की बात कर रहे हैं। यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, चालू खाता, यानी कि करंट अकाउंट की बात करें। करंट में ही पैसा दे देना एक तरीके से करंट अकाउंट का बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, इसमें हम किसी भी प्रकार का प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। दूसरा हमें देखने को मिलता है पूंजी खाता, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ऐसे लेन देन पूंजी खाते के अंदर शामिल किए जाते हैं जिनकी वजह से परिसंपत्ति देयता पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रभाव हमें क्या देखने को मिलता है, परिसंपत्ति देयता पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि एसेट और लायबिलिटीज के ऊपर भी हमें यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें पहला आपका आ जाएगा, जो पहली चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है, बोरोइंग आ जाती है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बोरोइंग बोलते हैं। दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, निवेश देखने को मिलता है, जिसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। बोरोइंग को उधार, और एक तरीके से विदेशी निवेश को हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो बोरोइंग का मतलब होता है उधार। आप देखो, उधार आप IMF से भी ले सकते हो, ठीक है, आप वर्ल्ड बैंक से भी ले सकते हो, किसी कंट्री से ले सकते हो, अपनी फ्रेंडली कंट्री से भी ले सकते हो। तो ये क्या है, बोरोइंग है। वहीं पे निवेश की हम बात करते हैं, तो निवेश आपके देश में जब किया जाता है जब आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और निवेश करता क्यों है कोई कंट्री आपके देश में, इसलिए क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। मान लीजिए किसी ने आपके देश में 50 मिलियन का या फिर 100 मिलियन का अगर इन्वेस्ट किया है, तो उसका टारगेट क्या होगा कि उस 50 मिलियन से कैसे 100 मिलियन बनाए जाए, है ना। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि निवेश आपके देश में इसलिए किया जाता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, एमएनसी इसको स्टैब्लिश करेगा। ठीक है, जॉब आपकी कंट्रीज में ही प्रोड्यूस होंगी, लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, प्रॉफिट वो अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट करता रहता है। तो ध्यान रखना है, बोरोइंग और निवेश में थोड़ा सा डिफरेंट है, समटाइम इसके बीच में कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, ये बहुत बार आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों से संतुलित आय का स्तर ज्ञात हमें करना है। ठीक है, तो उपभोग दे रखा है हमें, निवेश दे रखा है, सरकारी व्यय दे रखा है और कर दे रखा है। ठीक है, और प्रयोज्य आय भी हमें दे रखी है, डिस्पोजल इनकम है ना, ये भी दे रखी है। तो फटाफट से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, सी आपको गिवन है। ठीक है, और आपको आई दे रखा है, आपको टी दे रखा है। ठीक है, ये सारी चीजें दे रखी हैं। और जो ये कितना दे रखा है हमें एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमें दे रखा है 40 प्लस 0.6 YD। ठीक है, यही दे रखा है हमें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमें कितनी दे रखी है, इन्वेस्टमेंट आपको 80 दे रखी है, ये आपको 80 दे रखी है, ये आपको 40 दे रखा है टैक्स। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें, जी भी दे रखा है, जी हमें कितना दे रखा है 40, और जी हमें कितना दे रखा है 40 दे रखा है, यही दे रखा है। ठीक है, यही दे रखा है ना। अब फॉर्मूले की बात करें तो हमें देखने को मिलता है ये 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 3 सेक्टर। तो C प्लस आई प्लस जी। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, 3 सेक्टर इकोनॉमी हमारा, 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू C का बार प्लस BYD प्लस आई प्लस जी। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है हमारा जब हम इक्विलिब्रियम लेवल को सेट करते हैं, तो यही फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब आई सी हमें कितना दे रखा है, तो सी आपको दे रखा है 40 प्लस 0.6। अब इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस टी लिख सकते हैं इसको।
और आई कितना दे रखा है आपको, आई दे रखा है आपको 80 और जी आपको दे रखा है 40, यही दे रखा है, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब y इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.6, अब y और t कितना दे रखा है आपको, 40 दे रखा है, t हमें 40 दे रखा है, बहुत बढ़िया, प्लस 80 प्लस 40, ठीक है। अब देखो 80 और 40 और 40 यानी कि 160 हो गया हमारे पास, तो y इज इक्वल्स टू 160, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 160 प्लस, अब क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट से ब्रैकेट सॉल्व कर दो, जैसे कि इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.6, क्या हो जाएगा 0.6, y से करेंगे तो y यहाँ पर, फिर हमें देखने को मिलेगा 6 हो जाए 24, ठीक है, तो माइनस का 24, यही हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या देखने को मिलता है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या 160 में से 24 को माइनस करेंगे तो 136 आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 136, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 136, ठीक है, 136 हो जाएगा प्लस 0.3y, ठीक है। यहाँ पर भी एक वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल दिख रहा है, एक तरफ ले आते हैं, यानी कि यहाँ ले आते हैं इस तरफ, जैसे कि y हो गया मेरा, ठीक है। अब ये प्लस में इधर पे आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 136 हो जाएगा। अब दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो y कॉमन ले सकते हैं, y मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो बच गया 1 माइनस 0.6, ये बच गया इज इक्वल्स टू 136। अब देखो y इज इक्वल्स टू क्या, अब अंदर क्या बच जाएगा, 1 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो 0.4 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 0.4, क्या बच जाएगा मेरे पास 0.4 बच जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 136, क्या आ जाएगा 136, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा मेरे पास 0.4 y इज इक्वल्स टू 136, y इज इक्वल्स टू 136 अपॉन में 0.4, अब यहाँ से डेसिमल रिमूव करूँगा, एक जीरो ऊपर आ जाएगा, y से काट देता हूँ फिर इसको, यानी कि 13604 से काटता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 4340, हाँ तो 340, ये हमारी क्या निकल के आ गई, पूरी सेट निकल के आ गया, यानी कितने करोड़ की बात कर रहे हैं हम, 340 करोड़ की बात कर रहे हैं ना। तो पहला न्यूमेरिकल बहुत इजी था, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है क्या किया है हमने, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं y है ना, तो वाई डी क्या है, वाई डी होता है आपका क्या है ये y माइनस टी, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये y है y माइनस टी, इसको याद रखोगे, और ये तो फॉर्मूला हमारा इक्विलिब्रियम लेवल वाला हमने पढ़ रखा है, उसकी वही हमने यहाँ पे पुट किया है, इसको पुट कर दोगे, फॉर्मूला पुट करने के बाद सीधा आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी सिंपल कैलकुलेशन थी, आई होप सबको समझ आई होगी। चलो एक और छोटा सा न्यूमेरिकल, एक और है, इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमें गिवन दे रखी है, ठीक है, इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। क्या है, कंजम्पशन आपको दे रखा है 100 प्लस 0.6 YD दे रखा है, निवेश है आपको 500 दे रखा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकारी व्यय आपको 800 दे रखा है, कर यानी कि टैक्स आपको 200 दे रखा है, निर्यात यानी कि एक्स आपको 200 दे रखा है, आयात यानी कि जो आपका इंपोर्ट होता है वो 50 प्लस 0.3 YD दे रखा है, ठीक है। तो फटाफट से करते हैं खत्म। चलिए सी आपको दे रखा है 100 प्लस 0.6 YD, ठीक है, आई दे रखा है आपको 500, आई आपको 500 दे रखा है, वहीं पे अगर हम टी की बात करें टैक्स आपको 200 गिवन दे रखा है, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, जी हमें दे रखा है 800, जी हमें 800 दे रखा है, ठीक है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात कर लें तो हमें 200 दे रखा है, ठीक है। वहीं पे इंपोर्ट की बात कर लें तो हमें कितना गिवन है, इंपोर्ट 50 दे रखा है प्लस 0.3 YD दे रखा है, हाँ वाई दे रखा है, वाई डी नहीं वाई दे रखा है, वाई दे रखा है, ठीक है। अब ये क्या है, फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी है अपनी, क्या है फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, देख के ही पता लग रहा है कि फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी का है, यहाँ लिख देंगे फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी का है अपना, ठीक है। फॉर्मूला पुट करते हैं, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अब क्या है, सी हमें कितने दे रखा है 100 प्लस 0.6 y माइनस टी कर सकते हैं, ठीक है, परियोज्य आय निकाल रहे हैं, डिस्पोजल इनकम की बात करते हैं, ठीक है, प्लस हमें क्या दे रखा है, आई कितना दे रखा है आपको 500 दे रखा है, जी कितना दे रखा है आपको
800 दे रखा है, ठीक है। प्लस हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट आपको कितना दे रखा है 200 माइनस का 50 प्लस 0.3y, यही दे रखा है। ये यहाँ से देख के हमें बस लिख दिया है, यहाँ से देख के हमने लिख दिया है, ठीक है। अब छोटा सा काम और करते हैं, ठीक है। अब इसको आगे ले चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ इसको, ठीक है। तो क्या किया था मैंने यहाँ पर, y क्या था 100 प्लस 0.6y माइनस टी, y माइनस टी, यही था। फिर हमारा क्या था, y माइनस टी प्लस 500 प्लस 800 200 माइनस 50 प्लस 0.3y, ये था, ठीक है। यही दे रखा था ना हमें। अब फटाफट से इसको लिख डालता हूं मैं यहाँ पर नीचे। अब क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे कि y दे रखा है 100 प्लस 0.6 y, अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, y यहाँ पे 200 आ जाएगा। 200 क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपको टैक्स है वो कितना दे रखा है 200 है, तो हमने लिख दिया 200, टैक्स हमें दे रखा है तो 200 लिख देंगे, ठीक है। प्लस 500 प्लस 800, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, साइन चेंज कर दूंगा, साइन चेंज कर दूंगा यहाँ पर। अब साइन क्यों चेंज करूंगा, यहाँ माइनस का उधर भी प्लस का हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोल देता हूँ, ब्रैकेट खोल देता हूँ, ब्रैकेट खोल देता हूँ, इसको काट देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ले लेता हूँ पेन, चलो अब मैं ब्रैकेट खोल दिया तो 200, ये भी माइनस का 50, ये भी 0.3y, बहुत बढ़िया। अब 800 500, ठीक है, और 100, ठीक है, ये दे रखा है हमें, कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 1400, 1400 हो गया, 1400 हो गया। अब हमें क्या देखने को मिलता है, प्लस 0.6y माइनस 12 120, क्या किया इसको और इसको सॉल्व कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। फिर क्या करूंगा, प्लस इसको और इसको माइनस कर दो 150 माइनस का 0.3y, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज दिख रही होगी आपको, प्लस और माइनस का, तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का करूंगा तो यहाँ पे 1430 आ जाएगा। 1430 क्यों आ गया भाई, क्योंकि 150 में से 120 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 30 बच जाएगा। इस 30 को 1400 में जब मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1400 ही तो आएगा, 1430 तो ही आएगा, 1430 यहीं पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये भी प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या बच जाएगा, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, प्लस का बच जाएगा 0.3y, है ना। अब ये y है और ये y इधर लेके आ जाते हैं, y ये लिखा y प्लस का यहाँ पे आके माइनस का 0.3y इजिकल्स टू सेम 1430, ठीक है। y है y कॉमन ले लेंगे, y मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा इजिकल्स टू में 1430, यही बच जाएगा। अब माइनस कर रहा हूँ तो क्या बच जाएगा 0.7 बच जाएगा, है ना, y का इजिकल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1430, यही है, यही है भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है भाई, आगे देखिए, ध्यान देना है कि अब 0.7y इजिकल्स टू कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर 1430, ठीक है। तो y इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 1430, 0.7 डेसिमल रिमूव, ऊपर 0, y इजिकल्स टू 7 से काट दो 2 4, ठीक है। फिर क्या बच जाएगा हमारा, मैं 2 से काटूंगा 0, फिर 30 4285, यही आएगा आपका CR आंसर, ठीक है। हो गया दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व, दोनों के दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि यदि निवेश में तथा मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हुई है तो IS तथा LM वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। IS और LM कर्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, IS और LM कर्व की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर जनरली हम, ठीक है। ये रहा हमारा, ठीक है। अब ये y है, ये मेरा x है, ये मेरा O है, ठीक है। ये मेरी IS कर्व है और ये मेरी LM कर्व है।
इस पॉइंट को क्या बोलते हो, इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हो। इसको क्या बोलते हो, इक्विलिब्रियम लेवल। इसको अपन लोग एलएम कर्व बोलते हैं, इसको अपन आईएस कर्व बोलते हैं, एलएम कर्व और आईएस कर्व। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। तो आईएस तथा एलएम वक्र में निम्नलिखित जानकारी हमें प्राप्त करनी है। तो पहला ध्यान देना है कि जो आई होता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए है, वहीं जो सेविंग है वो बचत के लिए है। ठीक है, वहीं पे एल की बात करते हैं, लिक्विडिटी यानी तरलता की बात करता है। वहीं पे एल की बात करते हैं तो मनी प्रेफरेंस यानी कि मुद्रा पसंदगी की बात कर रहा है। ठीक है, अब हमें देखने को मिलता क्या है कि आईएस वक्र उत्पादन बाजार को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, उत्पादन बाजार को। किस चीज को दर्शा रहा है, उत्पादन बाजार को दर्शा रहा है। किस चीज को दर्शा रहा है, उत्पादन बाजार को। वहीं पे आईएस वक्र की हम बात करते हैं तो ये ब्याज दरों के बारे में जानकारी हमें देता है। ठीक है, तो क्या है, आईएस वक्र ब्याज दरों एवं राष्ट्रीय आय के उन सहयोगों के बारे में बताता है जिसमें हमें बचत और निवेश के बारे में जानकारी मिलती है, जैसा कि ग्राफ में मैंने आपको दिखाया था। ग्राफ में दिखाया था। अब हमें दिखता है आय और व्यय बराबर कब होते हैं। आय और व्यय, देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया था कि जब आय और व्यय यानी कि जो आपकी आय है और जो आपकी व्यय है जब ये बराबर होती है, इसी पॉइंट को आपको इक्विलिब्रियम लेवल, तो ऐसा बना के भी दिखाना है आपको। ठीक है, आपको ऐसा बना के भी दिखाना है। ठीक है, अब हमें देखने को क्या मिलता है कि आय और व्यय बराबर होते हैं। साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि आईएस वक्र उत्पादन बाजार को दर्शाता है, उत्पादन बाजार को दर्शाता है। ब्याज दरों को राष्ट्रीय आय की सीमाओं को बताता है, और ब्याज दरों को बताता है और राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ब्याज दरों को राष्ट्रीय आय की सीमाओं को भी बताता है। बचत यानी कि हमें क्या देखने को मिलता है, बचत बराबर निवेश यानी कि आई इजिकल्स टू एस इजिकल्स टू आई, और आय इजिकल्स टू व्यय यानी कि वाई इजिकल्स टू ई हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये किस चीज के बारे में जानकारी थी, आईएस एलएम वक्र के बारे में जानकारी थी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब हमें देखने को मिलता है कि जो सरकारी बजट होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में जब मैंने आपको बताया था तो मैंने देखा था कि हमारा बजट कितना है, अप्रोक्स 700 बिलियन के आसपास है। तो टोटल बजट आप बोल सकते हो 7 बिलियन। अब इंक्रीज हो गया है ना, पहले 6 के आसपास था, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। डेटा हमें देखने को मिलता है कि 2023 2024 की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, इतना ही है हमारा। कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलता है कि 6 से लेकर के 700 के बीच में देखने को मिलता है, 2023 से लेकर के 2024 का। इसमें हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, अपने सरकारी बजट की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि एक देश अपना बजट इसलिए बनाता है क्योंकि वह सारी की सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ठीक है, तो देखने को मिलता है प्रोटेक्ट किसको करना चाहता है, यानी कि अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहता है फॉरेन इन्वेजन से। इसी वजह से डिफेंस को इंप्रूव करेगा। एक तरीके से गरीब आदमी को बचाना चाहता है, किस चीज़ से, गरीबी से। इसी वजह से उनको अलग अलग प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाएगा। साथ साथ सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको भी वेतन देना होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन से उनको भी हमें टैक्स रिलैक्सेशन देना होगा, हमारे किसान होते हैं उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ योजनाएं लेके आनी होती हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, हमारे जितने भी बीज वगैरह उन पे भी हमें उनको सब्सिडी देनी होती है। साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि हम उनको कुछ कैश भी देते हैं। किसान जो सम्मान निधि योजना है इसके तहत भी हम उनको 2000 रुपये दे रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी, बजट के अंदर आ जाएंगी। साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि किस प्रकार से पूरे के पूरे जो जीडीपी है उसको इम्प्रूव करना होगा, यानी कि हर देश अपने जो उसका विकास क्षेत्र है उसमें क्या करना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, अपनी बाउंड्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना चाहता है। ठीक है, इसी की वजह से हम एक टारगेट को सेट करते हैं कि हम 5 साल बाद कहाँ खड़े होंगे। तो हमने टारगेट बनाया कि हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेंगे 2025 तक। ठीक है, तो ये बहुत बड़े बड़े जो स्टेप्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, सरकारी बजट के द्वारा। तो सरकारी बजट बहुत ज़रूरी है, और ये जो बजट है एक तरीके से पूरे देश को आगे लेके जाता है। ठीक है, इसमें किसान भी हो सकते हैं, सोल्जर्स भी हो सकते हैं, गरीब आदमी भी हो सकते हैं। ठीक है, महिलाएं भी हो सकती हैं, शोषित और वंचित वर्ग भी हो सकते हैं, आदिवासी भी हो सकते हैं, पिछड़े जो लोग हैं उनके बारे में भी हम काफ़ी सोचते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। तो सरकारी बजट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी की सहायता से पूरे के पूरे देश की विकास होता है, पूरे के पूरे देश की विकास दर आगे बढ़ती है। ठीक है, तो पहला हमें देखने को मिलता है कि जीडीपी के बारे में देखते हैं, जीडीपी समृद्धि। ठीक है, तो जीडीपी समृद्धि सरकार की बजट नीति का केंद्रीय उद्देश्य है। इसे दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है। इसमें सार्वजनिक निवेश किया जाता है, सार्वजनिक यानी सभी लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बताया, शोषित हो सकते हैं, वंचित हो सकते हैं, आदिवासी हो सकते हैं, महिलाएं हो सकते हैं, इन सब के ऊपर हमें खर्चा करना है। साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि निजी निवेश को प्रोत्साहित करके कर छूट देना, यानी कि जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं,
ठीक है, इनको हमें क्या करना होगा, कर में छूट देनी होगी, तभी ये अपने बिजनेस को बढ़ावा देंगे, तभी ये अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। जब ये अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित होगा। ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साधन जब सृजित होते हैं तो बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, लोगों को रिलैक्सेशन देना है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन को भी हमें कर में उनको छूट देनी होती है और सरकार ऐसा करती भी है। ठीक है, अलग अलग स्लैब्स होते हैं, सारे के सारे स्लैब्स में बताता है कि 5 करोड़ वाले को, 10 करोड़ वाले को, 50 करोड़ वाले को किस तरीके से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये हमें याद है, यानी टैक्स में रिलैक्सेशन हमें देने को मिलता है। ठीक है, साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि संसाधनों का आवंटन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा संसाधनों का जो आवंटन है वो सही तरीके से नहीं है। यानी कि हमें देखने को मिलता है कि पूरी 100% अगर वेल्थ है तो 10%, जो 10% लोग हैं वो 90% वेल्थ को क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं। इसी की वजह से भारत में गरीबी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो रिसोर्सेज का एलोकेशन इस तरीके से होना चाहिए कि गरीब आदमी भी अपने आप को आर्थिक रूप से स्वतंत्र समझे। गरीब आदमी जब अपने आप को आर्थिक रूप से स्वतंत्र समझेगा तो देश क्या होगा, प्रगति करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संसाधनों का आवंटन बहुत महत्वपूर्ण है और सभी के सभी क्षेत्रों को बराबर आंकना है, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, सभी के सभी राज्यों को भारत का हिस्सा मान के आगे बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिलती है कि सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान किस तरीके से किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि सार्वजनिक वस्तुओं जैसे कि पार्क हो सकता है, मेट्रो स्टेशन है, ये सब क्या है, सार्वजनिक जगह है, हर कोई व्यक्ति जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इनका प्रावधान यानी कि साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि इनको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि इनको हमें रीइनोवेट करना पड़ता है, मतलब क्या करना है, प्लस्तर करवाना है, जो डैमेज हो गया उसको प्रोटेक्ट करना है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें खर्चा करना होता है। ठीक है, तो एक बाजार की अर्थव्यवस्था में मांग तथा पूर्ति शक्तियां सार्वजनिक वस्तुओं के पर्याप्त उत्पादन अनुमति नहीं देती। अब इसका मतलब क्या, पर्याप्त मात्रा में अनुमति नहीं देती, तो यानी कि मतलब क्या, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यानी कि कभी इंप्रूव भी हो सकती है, कभी रिड्यूस भी हो सकती है, कभी कमी कभी ज़्यादा, दोनों चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, देश का कानून एवं प्रशासन तथा सुरक्षा सार्वजनिक वस्तुओं के एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कहने का मतलब पुलिस है और आर्मी है, क्या करती है, सभी लोगों को प्रोटेक्ट करती है। ऐसा नहीं किसी एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करती हो। जो आर्मी है पूरी की पूरी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करती है, जो हमारी पुलिस है पूरे के पूरे समाज को एक साथ लेके चलती है। तो ये एक तरीके से सार्वजनिक रूप से एकीकरण की भावना को क्या करते हैं, जागृत करते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि जिस समाज में बहुत ज़्यादा शांति और संपन्नता है वहीं पे ही एक तरीके से हमें इकोनॉमिकल ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, जहाँ पे अराजकता है, दंगे होते हैं, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है सदैव कैसी रहेगी, कमजोर रहेगी, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे कि यूरोप की कंट्रीज कैसी हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, वहाँ दंगे नहीं होते। वहीं पे एक तरीके से इराक का एग्जाम्पल ले लें हम, ईरान का ले लें, कुवैत का ले लें, तो यहाँ पे सिविल वॉर्स जनरली चलती रहती हैं, तो दिक्कत रहती है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इतना वहाँ पर नहीं हो पाता। ठीक है, ये हमें देखने को मिल जाएगा। अगर फोर्थ पॉइंट आता है कि आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण किस तरीके से किया जा सकता है। देखो, आय सभी लोगों की होती है, लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है कि उसमें कुछ ना कुछ बदलाव है। एक व्यक्ति 15,000 रुपये कमाता है, एक व्यक्ति 1,15,000 कमाता है। तो कहने का मतलब क्या है, उनकी आय में क्या है, अंतर है। हो सकता है कि उनकी स्किल्स में भी अंतर हो सकता है उनकी एजुकेशन में अंतर हो सकता है उनकी सोसाइटी में डिफरेंसेस हो, बहुत सी चीज़ों में अंतर पाया जा सकता है। लेकिन सरकार का काम ये होता है कि कम से कम हमें क्या करना है कि वितरण कम हो। साथ साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि गैप ज़्यादा ना इंक्रीज हो। अगर ज़्यादा गैप बढ़ता चला जाएगा तो समाज में तुष्टीकरण की राजनीति क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। इससे क्या होता है, समाज कटने लगता है, टूटने लगता है, ये घातक सिद्ध हो सकता है। तो इसको भी हमें कम करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सरकारी बजट के माध्यम से ही ठीक की जा सकती हैं। तो क्या है, वितरण, सरकारी बजट से सरकार के कराधान तथा आर्थिक सहायता संबंधी व्यापक नीतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि सरकार किस तरीके से पूरी की पूरी आय तथा संपत्ति को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाएगी, ये भी इसी का ही बहुत महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, अब हमें देखने को मिलता है कि संतुलित प्रादेशिक समृद्धि क्या होती है। इसमें क्या, बजटीय नीति देश के पिछड़े क्षेत्रों के पे ज्यादा विकास करने के लिए प्रोत्साहित होती है, ज़्यादा ध्यान देती है। जैसे कि बिहार के कुछ क्षेत्र हो सकते हैं, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र हो सकते हैं, मिडिल ईस्ट के, मिजोरम के, आसाम के,
मेघालय के, यहाँ पे जो क्षेत्र हैं इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब जो क्षेत्र ज़्यादा पिछड़े होते हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर ज़्यादा खर्चा भी करती है, कुछ अलग से स्कीम बनाती है, कुछ अलग से बजट भी देती है उनको। तो ऐसा भी हमें देखने को मिल जाता है। और रोजगार के अवसर सभी के लिए उपलब्ध होने चाहिए। रोजगार के अवसर अगर उपलब्ध नहीं है तो बेरोजगारी बढ़ेगी। और ध्यान रखना कि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम रेट आपका इम्प्रूव होता है। तो क्राइम रेट कम करना है आपको, तो रोजगार के साधन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा। और गरीबी कम होती है रोजगार के सृजन से। ठीक है, तो बजट में ये ध्यान रखना है हम लोगों को। अब आर्थिक स्थिरता कैसे बढ़ेगी ये ध्यान रखना है। आर्थिक स्थिरता कैसे बढ़ेगी? आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी रोजगार के सृजन से, क्राइम रेट के कम होने से, सरकार का ज़्यादा ध्यान देना और एक तरीके से करप्शन यानी कि जो भ्रष्टाचार है उसका कम होना एक तरीके से आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। और ध्यान रखना है आर्थिक स्थिरता एक और महत्वपूर्ण पॉइंट से आती है, वो होता है संसाधनों का समान रूप से वितरण। अगर संसाधनों का समान रूप से वितरण है तो इसका मतलब हमें क्या देखने को मिलता है? इससे हमें देखने को मिलता है कि आर्थिक स्थिरता बढ़ती चली जाएगी और संसाधनों का बंटवारा सही तरीके से होगा। कोई गरीब कोई अमीर नहीं होगा, सभी लोगों को बराबर देखने को मिलता है। थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट सोशलिज्म का, समाजवाद का भी लेके चलना होता है, क्योंकि समाज में सभी वर्ग अलग अलग प्रकार से रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।